हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मानव शर्मा, हिंदी एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां चाह है वहां राह है, यानी कि जहां पर व्यक्ति के अंदर जुनून मौजूद होता है वो व्यक्ति किसी भी मंजिल के, किसी भी दुर्गम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। इस बात को याद करते कि जहां तक चाह वहां तक राह, मुझे याद आती है एक ऐसे तैराक की कहानी जिसने अमेरिका का सिर गर्व से ऊंचा किया था। याद कीजिए, अमेरिकन स्विमर, अमेरिकन तैराक माइकल फेल्प्स। बड़ी विचित्र घटना इनके जीवन में। 7 वर्ष की उम्र में तैराकी के लिए महज शौक के वशीभूत देखने गए थे कि तैराकी होती क्या है। लेकिन वहाँ पर जब तैरने लगे तो इन्होंने कहा कि मुझे अपने सिर पर पानी डालते हुए डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं तैरना चाहता। वहाँ जो भी प्रशिक्षक थे उन्होंने कहा, एक काम करिए, आप पीठ के बल तैरिए, क्योंकि रास्ते सब जगह मौजूद होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे ना तो रास्ता निकलेगा। इवन ए डार्केस्ट क्लाउड हैव ए सिल्वर लाइनिंग। अंधेरे के बादल कितने ही काले क्यों न हो, उनके बीच आशा की एक सुनहरी किरण ज़रूर मौजूद होती है। उस सामान्य कोच की बात मानी और ये 7 साल का लड़का तैरने लगा है, सीखा है। लेकिन बाद में उसके अंदर जुनून चढ़ता है और 15 वर्ष की उम्र में वो सोचता है कि मैं अब इस टीम का, राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होना चाहिए हूँ। और यही हुआ। इतनी मेहनत, उतनी लगन उसने तैराकी में दिखाई कि 15 वर्ष की उम्र में सन 2000 में अमेरिका की जो टीम थी, तैराकी की टीम, उसमें माइकल फेल्प्स को चुन लिया गया। साथियों, यहाँ तक का किस्सा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन घटना इसके बाद और भी बड़ी है। वो बात सुनिएगा। जैसे ही तैरने का इनके अंदर जोश था, पता चला कि इनके हाथ से ही तैरने का इनके अंदर जोश था, पता चला कि इनके हाथ में फ्रैक्चर है। लेकिन घबराए नहीं। हाथ के फ्रैक्चर को अध्यापिका माँ के मोटिवेशन से गति दी और माँ ने कहा कि बेटा, आपके हाथ में फ्रैक्चर है, आप पैरों को ज़्यादा मूवमेंट दो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक मिस्त्री ने एक व्यक्ति को कहा कि आई कांट रिपेयर और हॉर्न्स, सो आई मेड योर ब्रेक्स स्ट्रोंगर। मैं आपकी गाड़ी के हॉर्न को सही नहीं कर सका, इसलिए मैंने आपके ब्रेक मजबूत कर दिए हैं। यानी कि जीवन में हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पूर्ण नहीं होता। अगर एक जगह कमी है तो दूसरी जगह अच्छा करके उसे सुधारा जा सकता है। अध्यापिका माँ ने कहा कि तुम पैरों को ज़्यादा मूवमेंट दो, पैरों के आधार पे काम करो, अच्छा होगा। 2000 का ओलंपिक, अमेरिकी तैराक के रूप में शामिल है माइकल फेल्प्स। लेकिन दुख की बात ये कि कोई पदक हाथ नहीं लगा, निराशा हो गई। लेकिन ये जाबाज घबराए नहीं और लगातार काम करते रहे। 2006 में जब बीजिंग ओलंपिक हो रहा था 2008 का, उससे पहले ही इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। यानी बीजिंग ओलंपिक के 2 वर्ष पहले हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा कि यू कांट स्विमिंग इन नेक्स्ट डेज, इन नेक्स्ट मंथ एंड मे बी होल लाइफ। तुम अगले महीने, अगले सप्ताह, हो सके तो जीवन भर तक अब स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चोट, हाथ का फ्रैक्चर इतना गहरा था, इसके बारे में जब उन्होंने अपने कोच से पूछा तो कोच बोमन ने माइकल फेल्प्स को कहा कि यू कैन डू, आप कर सकते हो। और माइकल फेल्प्स ने कहा है, लिखा है उन्होंने कि मुझे हमेशा अपने कोच की बात पसंद आई, डॉक्टर्स की बात मैंने कम सुनी। और उसका परिणाम था कि 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक हुआ तो ये महान खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल लाने का विश्व रिकॉर्ड कायम करके आया। जी हाँ, सही सुना आपने, बीजिंग ओलंपिक 2008। माइकल फेल्प्स दुनिया के एकमात्र ऐसे तैराक बने जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। उससे पहले मैट बियोंडी और मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक में। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने जिस ढंग से तैयारी करी,
8 गोल्ड मेडल उसे सामान्य रूप से लगे, सहज से लगे। इसलिए कहता हूं, हाथ का फ्रैक्चर सिर्फ एक कायर लोगों के लिए बहाना था, जाबाजों के लिए यही कि जहां चाह है वहां राह है। याद कीजिए 1996 का वर्ल्ड कप, जब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे थे। एक छोटे कद का लड़का जिसका बल्ला चला नहीं है, उसका दूसरा वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी उसकी वो लोकप्रियता नहीं आ पाई है। और उससे इतर बात ये कि आलोचकों ने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया है। 1.5 किलो के बल्ले से खेल रहा है, इतना भारी बल्ला, कम हाइट, ये लड़का कैसे चलेगा? लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बल्ले पर किसी कंपनी का लोगो नहीं था, लेकिन उसके मन में वो आत्मविश्वास था कि उसने अपने गुरु से नेट प्रैक्टिस के दौरान पूरे जीवन में पूरे दिन नॉट आउट रह करके और लगातार प्रैक्टिस सीखी है। जिस दिन वो नॉट आउट रहता था, उसके विकेट पे रखा हुआ वो सिक्का गुरु उसे ही देते थे। आज भले ही भारत रत्न हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि वो जो एक सिक्का मुझे पूरे दिन नॉट आउट रहने के बाद गुरु के द्वारा मिलता था, गुरु रमाकांत आचरेकर के द्वारा दिया गया वो सिक्का मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। उन्होंने अपने जीवन में कुल 13 सिक्के इस प्रकार जीते। और ये लड़का जब लगने लगा कि अब इसका पतन हो जाएगा, ये डूब जाएगा मझधार में, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के सामने इसकी चलेगी नहीं, उस छोटे कद के खिलाड़ी ने वो साबित करके दिखाया जिसकी किसी ने सोचा नहीं था। रिकॉर्डों पे रिकॉर्ड्स, मानिए 100 शतक लगाने का सपना कोई आसान नहीं होता। यही कारण है कि नो सचिन नो टेस्ट के नारे भी लगे जब उन्हें एक बार टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया गया था। लोकप्रियता का पैमाना इतना था तो ईमानदारी की भी मिसाल थे। एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह दोनों के बीच जो विवाद हुआ, तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर की वो ईमानदारी कि उन्होंने कहा, मैंने अपने कानों से मंकी शब्द नहीं सुना है, बस एकमात्र इस बयान ने, सचिन तेंदुलकर की ईमानदारी ने हरभजन सिंह को बचा दिया था। तो साथियों, मैं कह सकता हूं कि एक लिटिल मास्टर बनने से पहले वो सब आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज भले ही वो 10वीं पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की किताबों में 10वीं का पहला पाठ ही सचिन तेंदुलकर है। भारत सरकार को अपने नियम बदलने पड़े, संविधान में संशोधन करना पड़ा और खेल के नाम पर भी भारत रत्न देने की वजह से एक ऐसा कड़ा फैसला लेना पड़ा कि आखिर सचिन तेंदुलकर के लिए नियम बदल दिए जाएं और खेल पर पहला भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। तो निश्चित है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, स्वयं रास्ता निकालने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपना काम, अपना समर्पण और अपने जुनून को लगातार लेकर चलना होता है। बाकी सब ईश्वर के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले चित्रगुप्त के दरबार में से भी होते हैं और वो फैसले किसी मनुष्य को रोकने की हिम्मत नहीं देते हैं। मैथ के पेपर को लेकर के पूरी दुनिया में खबर बनी कि मैथ का पेपर बहुत टफ था। संस्था ने इतनी आलोचनाएं सुनी क्योंकि जो पेपर था वो स्तर से बहुत ऊंचे लेवल का दे दिया गया था। विद्यार्थी परेशान थे, आखिर मैथ में पास कैसे होंगे। संस्था परेशान है, जिस संस्था ने वो पेपर आयोजित किया है उस संस्था को सुनना पड़ रहा है। लेकिन संस्था ने बाद में जो किया, एक बालक की बुद्धिमत्ता ने उससे सबको हतप्रभ कर दिया। जी हाँ, संस्था जिसने एग्ज़ाम ली उसने एक बालक तीर्थराम की कॉपी सबके बीच मीडिया को बुला के दिखाई और कहा, देखिए एक बालक है जिसका नाम है तीर्थराम। इस बालक ने मैथ के सभी प्रश्न किए हैं और सभी प्रश्न हल किए हैं। हमारे पास जो पेपर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कृपया 10 में से कोई 5 प्रश्न कर दें, लेकिन इस विद्यार्थी ने पूरे 10 की 10 प्रश्न सही किए हैं और ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है, नोट डाला है एग्जामिनर के लिए कि कृपया 10 में से कोई 5
चेक कर लें, जांच लें। ये होता है समर्पण। बोर्ड का ये जवाब, संस्था का ये जवाब कंप्लीट था अपने आप में। लोगों को सबक सिखाया कि कोई भी विषय उतना टफ नहीं होता, बशर्ते आप अपने जीवन में नॉर्मल स्तर से थोड़ा सा ऊंचा सोचिए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए। आप नॉर्मल जीवन जीना नहीं चाहते, बड़ा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपकी सोच भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और वो बालक जो मैंने आपसे कहा कि तीर्थराम सामान्य बालक था, आगे जाकर के भारत का मैथमेटिक्स का एक बड़ा विद्वान बना। नाम आप समझ गए होंगे, स्वामी रामतीर्थ। जी हाँ, स्वामी रामतीर्थ का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ बहुत छोटी होती है। अगर हम ढंग से लड़ रहे होते हैं तो ये सब हमारे सामने बहुत छोटी मामूली प्रतीत होती है। अभी तो ये सब स्टार हैं, हमें तो चंद्रमा के लिए उड़ान भरनी है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूं एक अद्भुत कहानी भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। ध्यानचंद जब खेलते थे तो याद रखिए उनकी ऊपर आरोप बहुत होते थे। जापान में खेल रहे थे, आरोप लगा कि उनकी हॉकी स्टिक पर गोंद चिपका हुआ है, गब चिपका हुआ है। संगीन आरोप। आखिर खेल का कमाल ऐसा था, इतना अद्भुत ढंग से खेलते थे कि लोगों को लगता था कि गेंद इनकी हॉकी स्टिक की चिपक जाती है। और इससे बड़ी बात तो हॉलैंड में हुई। हॉलैंड में ये आरोप लगा कि उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक है, और इसलिए एक हॉकी स्टिक तो उनकी बाकायदा जांच करवा की गई, तुड़वाई गई, और देखा गया कि कहीं इसके अंदर किसी भी पार्ट में चुंबक तो नहीं था। खेल का जादू इस तरह से लुभाता था कि किसी को हॉकी स्टिक में गेंद दिखाई पड़ रहा है, किसी को हॉकी स्टिक में चुंबक दिखाई पड़ रहा है, जबकि उस कर्मवीर का पसीना उस हॉकी स्टिक में लगा हुआ था, जिससे मेहनत और सफलता स्वयं चिपक कर चलती थी। वो सफलता बॉल के रूप में स्वयं हॉकी स्टिक के साथ चलती थी। जी हाँ, और यही उनके खेल का जुनून था कि आप सबको पता है हिटलर जो कि जर्मन तानाशाह थे, उन्होंने भी पेशकश की उनसे, मेजर ध्यानचंद कभी हमारे लिए खेल लीजिए, आप करिए ना एक बार, हाँ जर्मनी से खेलने का आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। लेकिन उस महान राष्ट्रभक्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हमें सिखाते हैं कि अगर आप कर्म अच्छा कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि आपके अंदर दैवीय शक्ति है, लेकिन वो दैवीय शक्ति नहीं होती, वो दरअसल आपके कर्मफल की ताकत होती है। महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम कौन नहीं जानता। जब स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो बचपन में टीचर्स ने एक नोट थमाया, तुम्हारा टॉमी बेवकूफ़ है, इसे घर पे रख लीजिए। माँ ने ये लेटर पढ़ा, वापस जवाब दिया कि मेरा टॉमी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हो जाएगी। और उस महान माँ ने अपने बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की। साथियों, आपको याद होगा कि वही टॉमी एक सामान्य व्यक्ति की तरह तार विभाग में कर्मचारी के रूप में नौकरी कर रहा था। जब ये नौकरी कर रहे थे एडिशन तार विभाग में, तो वहाँ पर भी इनका दिमाग प्रयोगों के लिए मचलता था। एक ही तार में कई संदेश भेजने की प्रक्रिया इन्होंने यहीं से शुरू की थी। और किनेटोस्कोप, निर्वात बल्ब, डायनेमो, न जाने कितने आविष्कार। आपको विश्वास होगा कि ये सब थॉमस एडिसन के अगर आविष्कार नहीं होते तो ये दुनिया कितनी अंधेरी होती। 1093 पेटेंट, कमाल का रिकॉर्ड। जिस महान वैज्ञानिक के नाम 1093 पेटेंट हैं, वो वैज्ञानिक जब अपनी प्रयोगशाला में आग लग जाती है तो सामान्य रूप से खड़ा होकर के देखता है, कोई डर उसे नहीं है, क्योंकि उसे अपने कर्मफल पर पूरा दृढ़ता के साथ विश्वास है। और प्रयोगशाला में उनकी प्रयोगशाला के उपकरणों का नुकसान हुआ, बुद्धि सुरक्षित थी। इसीलिए तो बुद्धि पर किसी का बट नहीं है। आप अपने दिमाग से बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने दिमाग को दूसरे के पीछे पीछे चलाना शुरू कर देते हैं
तब आप अपने आप को खत्म कर देते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन घबराए नहीं। लेबोरेटरी खत्म हुई तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अनेक आविष्कार किए और जब 1931 में उन्होंने दुनिया छोड़ी तो मौत का भी जश्न इस प्रकार से मनाया कि मौत से पहले कहा था, मैं इस जीवन को पूरा कर चुका हूँ, मैं अब अगली प्रयोगशाला में जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद भी जिसकी इच्छा प्रयोगों की रही, ऐसे थॉमस अल्वा एडिसन हम सबके लिए आदर्श हैं। आखिर उनका ये व्यक्तित्व हम सबको महानता की ओर लेकर जाता है। ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे महान लोग हमें सिखाते हैं कि आपको चाहे स्कूली शिक्षा दीक्षा, चाहे आपको बचपन में कम पढ़ाई मिल पाई हो, आपका उस लेवल का मेंटेन नहीं कर पाए हों, लेकिन अगर आपके अंदर साहस जिंदा है तो निश्चित रूप से आप बड़े स्तर पर सफलता पा सकते हैं। आपका एक बारिश का अगर मौसम छूट जाए तो सारा सावन उस पर नहीं मरता है। साथियों, महान लोग अपने समर्पण से पूरी स्क्रिप्ट ही बदल देते हैं। कहते हैं ना कि भसुदा का नेता हुआ कौन, भूखंड विजेता हुआ कौन, अतुलित यश क्रेता हुआ कौन, नवधर्म प्रणेता हुआ कौन, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जी हाँ, इस बात को याद करते हुए चेहरा याद आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन जो एक समय जंजीर बना करके एंग्री यंगमैन के रूप में हिट हुए थे, 1982 में कुली फिल्म कर रहे थे। मनमोहन देसाई की इस फिल्म में सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ फाइटिंग के दौरान अमिताभ ने कहा था कि ये सीन मैं स्वयं करना चाहता हूँ। और पुनीत इस्सर के साथ जब ये फिल्म को वो उस सीन को दोहरा रहे थे तो एकदम उनका पेट टेबल के कोने से लगा, आंतों में आघात हुआ और उसके बाद उनको त्वरित रूप से हवाई मार्ग के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। देश में दुआएं चली, लोगों को लगा कि सदी का महानायक अब मुश्किल बचे, लेकिन दुआओं में ताकत बड़ी होती है। कहते हैं ना कि दुआएं दबावों से अधिक काम करती है, और यही हुआ। दुआओं ने काम किया, अमिताभ सकुशल लौटे। वो फिल्म भी पूरी बनी, लेकिन मनमोहन देसाई की कुली में फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार अंत में कलाकार की मृत्यु होनी थी, लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन स्वयं मृत्यु को मात देकर के साक्षात वापस आए थे, इसलिए मनमोहन देसाई ने उसकी स्क्रिप्ट पूरी चेंज कर दी और कलाकार को वहाँ पर जिंदा दिखाया गया। यानी कि वो समर्पण होता है ना, तो आप पूरी की पूरी कायनात बदल सकते हैं। आपके घर की गरीबी, आपका संकट, आपका दुख, ये सबके पास है, आप उसे बदल सकते हैं, बशर्ते पूरे मनोयोग से आप काम कर रहे हों। यही नहीं, बुरा वक्त तो और भी आया जब राजीव गांधी के साथ रहकर राजनीति में इस सदी के महानायक विध्वंस तिगाड़ अमिताभ बच्चन साहब ने राजनीति में चुनाव लड़ा। इलाहाबाद सांसद का चुनाव वो हार गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नंदन बहुगुणा साहब ने, हेमवती नंदन बहुगुणा साहब ने उन्हें हरा दिया, लेकिन वो घबराए नहीं। उसके बाद भी उन्होंने अपने रथ को, अपने जीवन चक्र को लगातार बनाए रखा। राजनीति से 3 साल में संन्यास ले लिया, क्योंकि किसी भी प्रकार का आरोप उन्हें पसंद नहीं था। 1999 में एक बुरा वक्त आया जब उन्होंने ABCL का दौर देखा। अपनी स्वयं की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL को बुरा घाटा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जो है उसमें ABCL की हिस्सेदारी थी, लेकिन करोड़ों का नुकसान वहाँ पर हुआ और एक समय अमिताभ बच्चन गहन कर्जे में चले गए। देवदूत बनकर आए समाजवादी पार्टी के अमर सिंह, उन्होंने हेल्प की, लेकिन हुआ ये कि उनका बंगला प्रतीक्षा और उनके 2 फ्लैट बिकने के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये कहकर कि मुंबई हाईकोर्ट ने 1999 में रोक लगा दी थी कि प्रतीक्षा और 2 फ्लैट नहीं बेचे जा सकते जब तक कि कैनरा बैंक के द्वारा चल रहे मुकदमे का अंतिम फैसला न हो जाए। उसके बाद अमिताभ ने 2000 में KVC में एंट्री की। KVC अमिताभ के लिए जीवनी साबित हुआ,
संजीवनी साबित हुआ और अमिताभ ने उसके माध्यम से छोटे पर्दे पर न केवल जगह बनाई बल्कि अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत कर लिया। इसलिए कहता हूँ कि अगर अमिताभ जैसे महानायक इस उम्र में भी काम करने का कलेजा रखते हैं तो युवाओं को तो उन्हें देखते ही जोश आ जाता है, क्योंकि जो काम करना जानता है वो दुनिया को जीतना जानता है। छोटी मोटी परेशानियां उसके लिए मामूली कीड़े मकोड़ों की तरह निर्विघ्न रूप से उसे रोक नहीं पाती है। मुझे याद आता है भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु फिजिक्स के प्रोफेसर। उनके प्रयोगों के कारण उनको रेडियो विज्ञान का जनक या पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने रेडियो विज्ञान क्षेत्र को कई नए नए आविष्कार भी दिए थे। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो फिजिक्स प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति तो हुई थी, लेकिन उन्हें जो पैसा दिया गया, वेतन दिया गया, वो यूरोपियन प्रोफेसर्स की तुलना में आधा वेतन ही दिया गया था। उन्होंने इस नस्लीय भेदभाव का जो है विरोध किया और विरोध कुछ इस तरह से किया कि वो 3 साल तक बच्चों के हित में लगातार पढ़ाते रहे लेकिन वेतन नहीं लिया। उनकी इस महान योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को झुकना पड़ा और उन्हें एक साथ 3 साल की सैलरी देकर इनके पूरे वेतन से उनको नवाजा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योग्यताओं को रोका नहीं जा सकता। योग्यताएं कभी भी किसी भी मोड़ पर दुनिया के फैसले बदल सकती है। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे ही बदल जाते हैं। कहते हैं कि वक्त किसी को माफ़ नहीं करता, पर उनका क्या कर लोगे जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। नमस्कार।